Hello friends, in this video I'll discuss all the formulas and important points from the topics equivalent concept and redox reactions. तो सबसे पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन जो है इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ स्पीशीज। तो इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और इसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करने के रूल्स चेक कर लेते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस अगर अपनी फ्री या अनकम्बाइंड स्टेट में है, जैसे हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है, मेटल्स जो हैं वो अनकम्बाइंड स्टेट में है, तो इन सब केसेस में स्पीशीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज टेकन एज 0। अगर एक आयन है जिसमें सिर्फ एक एटम है तो जो भी नेट चार्ज है आयन के ऊपर दैट विल गिव यू द ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे Na+ आयन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गई, Ca2+ के केस में +2, ऑक्सीजन O2- ऑक्साइड आयन के केस में 2- हो जाएगा। अल्कली मेटल्स अगर कंपाउंड्स में है तो हमेशा उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इट इज +1। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में इट इज ऑलवेज +2। ऑक्सीजन जो है उसकी यूजुअली ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। परऑक्साइड्स जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसके अंदर ऑक्सीजन की स्टेट -1 होती है, और सुपर ऑक्साइड्स जो कि यूजुअली अल्कली मेटल्स के साथ ऑक्सीजन बनाता है उस केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होती है। सुपर ऑक्साइड्स का एक एग्जांपल है KO2। तो यहाँ पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है जबकि ऑक्सीजन की -½ हो जाएगी। उसके अलावा फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल OF2। तो +1 +2 इस तरीके से मल्टीपल कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं फ्लोरीन के साथ। आगे चलते हैं। फ्लोरीन जो है इट इज ऑलवेज -1, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये जो हमेशा अपनी स्टेट -1 शो करता है। हाइड्रोजन जो है ज्यादातर कंपाउंड्स में +1 शो करेगा एक्सेप्ट व्हेन इट इज कंबाइंड विद ग्रुप 1 और 2 मेटल्स। तो मेटल्स के साथ अल्कली मेटल हाइड्राइड्स जब फॉर्म होते हैं तो अल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती है और हाइड्रोजन की स्टेट उस केस में नेगेटिव हो जाती है। अगर कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं उन सब की ऑक्सीडेशन नंबर्स को अगर हम काउंट करेंगे तो द सम विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर्स आएंगे और उन सब नंबर्स को ऐड करेंगे साइन के साथ, प्लस और माइनस के साथ, तो सम जो है वो 0 आ जाएगा। अगर पॉली एटॉमिक आयन है तो सब ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम जो है इट विल बी इक्वल टू द नेट चार्ज ऑन दी आयन। तो यहाँ पे हमने कुछ रूल्स देखे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के। अब बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के पॉइंट्स देख लेते हैं। तो काफ़ी सारे रूल्स हैं रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, एक बार उनको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल्स आपको करके दिखाऊंगा ताकि ये रूल्स आपको याद आ जाए। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ्स को आइडेंटिफाई करके उनको अलग अलग लिख लेंगे आयनिक फॉर्म में, और फिर दोनों हाफ रिएक्शंस को सेपरेटली बैलेंस करेंगे। वो बैलेंसिंग का प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हम अदर एटम्स को बैलेंस करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के और कोई भी एटम है जैसे क्लोरीन, सल्फर एटसेट्रा, उनको बैलेंस करना है। उसके बाद O और H के एटम्स को बैलेंस करना है और वो बैलेंसिंग डिपेंड होगी मीडियम पे कि मीडियम आपको एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम के रूल्स जहां तक हैं वो कंपैरेटिवली सिंपल हैं। जिस भी तरफ ऑक्सीजन एटम्स कम हो उस तरफ उतने वाटर मॉलिक्यूल्स हम डाल सकते हैं। मान लीजिए एक तरफ 3 ऑक्सीजन एटम्स कम है तो उस साइड हम 3H2O डाल सकते हैं। उसकी ऑपोजिट साइड हम बचे हुए H+ जो है उनको बैलेंस कर देंगे बाय यूजिंग H+। H+ आयंस कौन प्रोवाइड करेगा, मीडियम, जो कि कैसा है, एसिडिक मीडियम है। बेसिक मीडियम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। जिस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा है हम उसी तरफ H2O मॉलिक्यूल्स डाल देते हैं और उसकी दूसरी साइड डबल द नंबर ऑफ OH- यूज करते हैं। और फिर हाइड्रोजन एटम्स अगर आपको बैलेंस करने हैं तो जिस साइड एक्सेस हाइड्रोजन एटम्स हैं उसी साइड उतने ही OH- आयंस जोड़ देंगे और दूसरी तरफ उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स डाल देंगे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो जब मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा तो you'll realize that this is a very easy process। आगे उसके बाद हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। जिस भी तरफ नेगेटिव चार्ज कम है उस तरफ हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं और फाइनली दोनों हाफ रिएक्शंस को हम इस तरीके से ऐड करेंगे ताकि दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएं। यहाँ रिडॉक्स रिएक्शंस की बात हो रही है, एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा, और वो जो नंबर है गेन और लॉस दैट शुड बी इक्वल। तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले एसिडिक मीडियम का एक एग्जांपल है
MnO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस गिव्स Mn2 प्लस प्लस CO2। तो हम दो हाफ्स आइडेंटिफाई करेंगे। आप यहाँ देखेंगे Mn की स्टेट जो है वो +7 है और फाइनली इट हैज बिकम +2, यानी कि ये जो सब्सटेंस है ये रिड्यूस हो गया है। सिमिलरली यहाँ पे फाइनली ऑक्सीजन की कार्बन की स्टेट आप देख सकते हैं +4 है, जबकि ऑक्जेलेट के केस में अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है -8 और टोटल आंसर है -2। तो यहाँ पे कार्बन की हम जो स्टेट निकाल सकते हैं इट विल कम एज x = 3। तो कार्बन जो है +3 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो दोनों हाफ्स को हम सेपरेटली लिखेंगे, MnO4 माइनस गोज टू Mn2 प्लस, और साइड में अलग से लिख लेते हैं C2O4 माइनस गोज टू CO2। अब हमें सबसे पहले स्टेप पे ध्यान देना है जिसमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम्स को बैलेंस करते हैं। यहाँ एक Mn है, यहाँ पे भी एक Mn है, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस। यहाँ पे 2 कार्बन है तो दूसरी साइड भी हम 2 CO2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 2 कार्बन दोनों तरफ हो गए। अब हमें ऑक्सीजन पे ध्यान देना है। लेफ्ट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन है फर्स्ट रिएक्शन में, राइट हैंड साइड पे एक भी नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। तो यहां पे हमने ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लिया है। अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं, सॉरी राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन एक भी नहीं है। तो जितने भी हाइड्रोजन की कमी है हम उसको बैलेंस कर देंगे बाय एडिंग 8H+। तो यहां से हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड में हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अदर एटम्स को बैलेंस कर लिया है। अब चार्ज की बारी आती है। यहाँ पे 8+ और 1 माइनस है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे नेट चार्ज है +7, और राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे नेट चार्ज है +2, ठीक है। Mn के ऊपर +2 है, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर मैं इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगा जिससे कि दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे दोनों तरफ चार्ज +2 हो गया है। सिमिलरली दूसरे हाफ को भी हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हमने कार्बन को तो हैंडल कर लिया था। लेफ्ट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे भी 4 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन दोनों तरफ नहीं है, तो सब एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। चार्ज की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है चार्ज -2, तो राइट हैंड साइड भी हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। अब हमने दोनों हाफ रिएक्शंस को बैलेंस कर लिया है। नाउ वी हैव टू कैंसल आउट दी इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सेकेंड इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों हाफ्स को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 5C2O4 माइनस gives 2Mn2 प्लस H2O प्लस 10CO2। ठीक, तो ये हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन हमें मिल गया है। ये एसिडिक मीडियम का एक एग्जाम्पल था। तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जेई में डायरेक्टली बैलेंसिंग के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कम से कम जेई मेन में, और स्कूल के एग्जाम्स में तो डेफिनेटली आते ही हैं। प्लीज इसको प्रैक्टिस करेंगे आप। अब बेसिक मीडियम का एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल रब दिस आउट। तो यहाँ पे MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स MnO2 प्लस I2 हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर से Mn जो है उसकी स्टेट +7 थी और फाइनली +4 है, रिडक्शन हो रहा है, और आयोडीन -1 से 0 जा रहा है, यानी कि इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो I माइनस से I2 वाले हाफ को पहले लिखेंगे, अदर एटम्स को बैलेंस करेंगे। ना हाइड्रोजन है दोनों तरफ, ना ऑक्सीजन है, हमें सिर्फ चार्ज बैलेंस करना बचा है। लेफ्ट हैंड साइड चार्ज है 2-, तो राइट हैंड साइड भी हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर सकते हैं। अब दूसरा हाफ देखते हैं। MnO4 माइनस गिव्स MnO2। अदर एटम्स की बात करेंगे, दोनों तरफ एक एक Mn है जो कि बैलेंस हो रखे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 4 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड है 2 ऑक्सीजन, तो इस तरफ ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है और एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी है 2। तो हम क्या कर सकते हैं, जहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट है उतने ही और वाटर मॉलिक्यूल्स हम ऐड कर देंगे और दूसरी तरफ उसके डबल OH माइनस ऐड करेंगे। तो आपने नोट किया पहले 4 ऑक्सीजन थे, मैंने 2 और ऐड किए थे, तो कितने हो गए 6। अब पहले यहां पे 2 थे एंड नाउ आई हैव एडेड 4 मोर, तो राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन हो गए 6। अब वाटर की वजह से यहां पे 4 हाइड्रोजन ऐड हुए थे और यहां पर OH की वजह से भी 4 हाइड्रोजन ऐड हो गए हैं। तो यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सब हमने बैलेंस कर लिया है। तो अब चार्ज की बारी आती है। लेफ्ट हैंड साइड है चार्ज -1 और राइट हैंड साइड है 4 × -1, ठीक है। OH के ऊपर -1 होता है, 4 OH हैं, तो यहाँ पे 4 माइनस हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हम 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे,
ताकि लेफ्ट हैंड साइड भी चार्ज -4 हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी चार्ज -4 है। अब हमें दोनों हाफ्स को ऐड करना है। फर्स्ट रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और सेकंड रिएक्शन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों हाफ्स को ऐड कर देंगे। तो 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O प्लस 6I माइनस, दिस विल गिव यू 2MnO2 प्लस 8OH माइनस प्लस 3I2। ठीक है, तो दिस इज आवर बैलेंस रिएक्शन। इस तरीके से और भी बेसिक मीडियम्स के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे मूव ऑन करेंगे। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाते हैं, एन फैक्टर इन एसिड बेस रिएक्शंस। तो अभी तक जब हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो किसी भी रिएक्शन की क्वांटिटीज निकालने के लिए हमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए होती थी। लेकिन अगर हम स्पेशली एसिड बेसिस रिएक्शंस की बात करते हैं तो वहां पे की फैक्टर ये होता है कि जितने H+ आ रहे हैं उतने ही OH- होने चाहिए फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो हम अलग से बैलेंस्ड इक्वेशन करने की बजाय अगर डायरेक्टली H+ और OH- को किसी तरह निकाल लें तो आवर कैलकुलेशंस विल बिकम सिंपलर। तो उस काम करने के लिए हम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो जब हम मोल्स की जगह किसी सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हैं तो इसका मतलब है हम इनडायरेक्टली H+ या OH- कितने निकलेंगे वो हम सीधा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एन फैक्टर यूज करते हैं। एसिड्स में एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयंस पर मोल ऑफ एसिड रिलीज्ड बाय द गिवन एसिड, यानी कि बेसिसिटी ऑफ द एसिड को हम एन फैक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल HNO3 का एन फैक्टर 1 है, यानी कि 1 मोल HNO3 में से 1 मोल H+ मिलते हैं। H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है, H3PO4 का एन फैक्टर 3 होता है। इसमें एक दो स्पेशल केस आते हैं जो कि आपने इनऑर्गेनिक में पढ़े होंगे। H3PO3 जो है उसके अंदर हाइड्रोजन 3 है फॉर्मूले में, लेकिन फर्निश वो सिर्फ 2 हाइड्रोजन करता है। ठीक है, H3PO3 2H+ देता है, उसका एन फैक्टर 2 होगा। H3PO2 जो है वो सिर्फ एक ही H+ फर्निश कर सकता है, तो उसका एन फैक्टर हम 1 लेते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स को हम एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सिमिलरली नॉर्मेलिटी हम निकाल सकते हैं मोलैरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स और जो नंबर ऑफ मोलैरिटीज हैं वो एन फैक्टर के अमाउंट से बढ़ जाते हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग इक्विवेलेंट्स। आगे बेसिस की बात करते हैं। तो जिस तरीके से एसिड में नंबर ऑफ H+ आयंस पर मोल हम डिस्कस कर रहे थे, बेसिस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH- आयंस विच आर अवेलेबल, उनको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि एसिडिटी ऑफ द बेस हम निकालेंगे। तो NaOH एक OH- फर्निश करेगा तो एन फैक्टर 1 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 2 है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए एन फैक्टर हम 3 लेते हैं। और इसी तरीके से बेसिस के भी इक्विवेलेंट्स और नॉर्मेलिटी सॉल्व की जा सकती है। तो अगर कंप्लीट रिएक्शन हो रखा है तो इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। तो नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे और वो दोनों तरफ हमें इक्वेट करने हैं फॉर अ कंप्लीट रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है इक्वेशन की। अगर हमें मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखी है रिएक्टेंट्स की तो हम एन फैक्टर का यूज करके डायरेक्टली इक्विवेलेंट्स को इक्वेट, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे नॉर्मेलिटी जो होती है वहां पर इक्विवेलेंट्स पर लीटर में होती है, तो वॉल्यूम भी लीटर में होनी चाहिए। अगर आप दोनों तरफ वॉल्यूम को ml लेते हैं तो आप इक्विवेलेंट्स की जगह मिली इक्विवेलेंट्स भी इक्वेट कर सकते हैं। बेसिकली जब आप इक्वेट करेंगे तो दोनों तरफ वॉल्यूम की यूनिट सेम रखेंगे। आगे चलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करेंगे। तो जिस तरीके से एसिड बेस रिएक्शन में H+ और OH- बराबर होते थे, उसी तरीके से रिडॉक्स रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होता है, उसके लिए हम एन फैक्टर निकाल सकते हैं कि पर मोल कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। और फिर इक्विवेलेंट्स और नॉर्मेलिटी एज यूजुअल हम एन फैक्टर से मोल्स और मोलैरिटी को रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट, जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होता है, इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर मोल ऑफ द एजेंट, उससे हमें एन फैक्टर मिल सकता है। तो फिर कंप्लीट रिएक्शन के लिए इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। एक तरीके से हमने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड वाली इक्वेशन यूज की है। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आगे कुछ स्टैंडर्ड रिएक्शंस देख लेते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस, और उनके एन फैक्टर कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। तो फेरस सल्फेट में Fe2+ है और Fe2+ ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ बनाता है
और एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा। तो 1 मोल Fe2 प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो उसका एन फैक्टर 1 हो जाता है। तो FeSO4 सल्फेट ग्रुप जो है वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 152/1। जिस तरीके से मोल्स और मोलारिटी को हम एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से मोलर मास को एन फैक्टर से हम डिवाइड करके इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। आगे फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि Fe2+ जो है वो रिड्यूस हो सकता है। बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इट फॉर्म्स Fe। तो इसका एन फैक्टर आप देख सकते हैं, 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन फैक्टर 2 है। ऑक्सैलिक एसिड जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एसिड बेस रिएक्शन में भी आ सकता है और रिडॉक्स रिएक्शन में भी आ सकता है, और कोइंसिडेंटली दोनों ही केसेस में एन फैक्टर 2 होता है। H2C2O4 जो है उसका 1 मोल 2H+ देता है एसिड बेस के केस में, और C2O4 2- जो आपका आयन है वो CO2 बनाता है, एंड 1 मोल ऑफ दिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। SO2 जो है वो ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो सकता है, एन फैक्टर अगेन 2 है। तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ये सब रिएक्शंस लिख सकते हैं और इनकी बैलेंसिंग भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोटेशियम परमैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट काफी कॉमनली यूज किए जाते हैं रिएक्शंस में। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन जो है उसका एन फैक्टर 6 होता है। परमैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में है, उसका एन फैक्टर 5 होता है। न्यूट्रल मीडियम में परमैग्नेट आयन का एन फैक्टर 3 हो जाता है। बेसिकली ये अलग अलग रिएक्शंस शो करता है। आपने डी ब्लॉक में पढ़ा हुआ है, Mn जो है वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकता है। सोडियम थायोसल्फेट की बात करेंगे, S2O3 2- जो है S4O6 2- बनाता है। अब आप नोट करेंगे बैलेंसिंग के दौरान यहाँ पर S2O3 2- के आगे 2 का फैक्टर है और राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 1 मोल S2O3 2- विल गिव ओनली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सीधा बैलेंसिंग में 2 देख के आप एन फैक्टर को 2 पुट नहीं करेंगे, आप रिएक्टेंट के मोल्स देखेंगे। रिएक्टेंट के 2 मोल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो एन फैक्टर हो जाएगा 1। इसी तरीके से S2O3 2- का एक और रिएक्शन है जिसमें वो SO4 2- फॉर्म करता है और यहाँ पर एन फैक्टर 8 हो जाता है। तो आप ये सब रिएक्शंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे मूव ऑन करेंगे। कुछ और केसेस दे सकते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 जो होता है उसका एन फैक्टर 1 होता है। डाइल्यूट HNO3 का एन फैक्टर 3 होता है। H2O2 जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये मल्टीपल रिएक्शन शो करता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है विद एन एन फैक्टर 2। यहाँ पे प्रोडक्ट होता है H2O, और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। यहाँ पर प्रोडक्ट होता है O2, अगेन एन फैक्टर जो है वो 2 आता है। FeC2O4 ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो रिएक्टेंट है FeC2O4, इसमें 2 पार्ट्स हैं। Fe2+ आयन है और C2O4 2- आयन है, और ये दोनों ही आयन्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो 1 मोल रिएक्टेंट जो है उसमें आयरन 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपका प्रोवाइड करेगा और C2O4 2- 2 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो एन फैक्टर जो है दोनों का सम हो जाएगा, एन फैक्टर विल बी इक्वल टू 3। इसके अलावा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस की हम बात करते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। तो ये रिएक्शन मैं आपको समझा देता हूँ। I2 की ओरिजिनल स्टेट है 0 और राइट हैंड साइड में I- इज -1। मैं आयोडीन की स्टेट्स लिख रहा हूँ सिर्फ, और IO3- के केस में आयोडीन की स्टेट हो जाएगी +5। तो आप देख रहे हैं आयोडीन 0 से -1 जा रहा है यानी कि रिड्यूस हो रहा है, और साइमल्टेनियसली 0 से 5 जा रहा है यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो दोनों हाफ रिएक्शंस में आयोडीन ही आएगा। तो एक पार्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं I2 goes to I-। इसकी बैलेंसिंग बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरा हाफ में I2 goes to IO3-। ठीक, ये जो रिएक्शन है बेसिक मीडियम में होता है। तो पहले आयोडीन मैंने बैलेंस कर दी है 2 लगा के। अब राइट हैंड साइड में 6 ऑक्सीजन है, तो राइट हैंड साइड में ही मैं 6 H2O लगा दूंगा, और लेफ्ट हैंड साइड में आई विल ऐड 12 OH-। तो इस तरीके से मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब बैलेंस कर दिए हैं। अब चार्ज की अगर हम बात करेंगे, यहाँ 12- है, यहाँ पे 2- है, तो हम राइट हैंड साइड में 10 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट कराना है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 10 है, तो ऊपर वाली रिएक्शन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5I2, यहाँ से I2 आएगा, इस रिएक्शन को हमने कहीं मल्टीप्लाई नहीं किया है, +12 OH- गिव्स 10I- +2 IO3-
प्लस 6H2। अब आप नोट करेंगे एज पर दिस बैलेंस्ड रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं। ठीक, यहाँ पे पहली नीचे वाली रिएक्शन को तो हमने टच ही नहीं किया है। यहाँ पे 1 मोल आयोडीन से कितने मिले थे, 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स। इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो 5 मोल्स ऑफ आयोडीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे, अगेन 5 इंटू 2 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इफेक्टिवली कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं, 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हुए हैं, 10। और रिएक्टेंट के टोटल मोल्स कितने यूज हुए हैं, 6। तो इफेक्टिव एन फैक्टर इस केस में हो जाएगा 10/6। ठीक है, आप ध्यान दें कि डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन जो है उसमें सेम सब्सटेंस ही रिड्यूस ऑक्सीडाइज होता है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज निकालने हैं और उसको टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल से डिवाइड करना है। तो यहां पे एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। Br2 gives Br minus plus BrO3 minus, इसमें भी एन फैक्टर 10/6 हो जाता है। ये इक्वेशंस मैं यहाँ पे रब कर देता हूं। H2O2 जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। इट कैन साइमल्टेनियसली गेट रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड, और उस केस में एन फैक्टर 1 हो जाता है। आगे लास्ट पार्ट देखते हैं इस टॉपिक का, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इसका मतलब है कि गिवन H2O2 के 1 लीटर सॉल्यूशन से कितने लीटर ऑक्सीजन गैस हमें मिल सकती है। ये वाले रिएक्शन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका 1 लीटर लिक्विड सॉल्यूशन होगा और उसमें से कितने लीटर ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगी। इट कैन बी फाउंड बाय द फॉर्मूला 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ द H2O2 सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल 1 नॉर्मल सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो उसके 1 लीटर सॉल्यूशन से 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस मिल सकती है। अगर 10 नॉर्मल सॉल्यूशन दिया हुआ है तो 1 लीटर ऑफ दैट सॉल्यूशन विल गिव 56 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड सो ऑन। अगर मोलैरिटी की बात की जाए तो H2O2 का इस केस में एन फैक्टर 2 होता है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी या 11.2 इंटू मोलैरिटी आप यूज कर सकते हैं। So this was the required discussion. If you have found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.